नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का 4th चैप्टर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का 3rd वीडियो लेक्चर है। तो आज हम मेनली इसमें हीलियम डाइल्यूशन मेथड की बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में स्पायरोमीटर को हम डिस्कस किए थे। तो स्पायरोमीटर का एक ड्रॉबैक होता है कि वो रेसिड्यूअल वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर सकता है। तो रेस्पायरोमीटर रेसिड्यूअल वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पे नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड को भी पढ़े थे। और एक सेकंड मेथड होता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड, जिसके हेल्प से हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हीलियम डाइल्यूशन मेथड को। तो देखिए, हीलियम डाइल्यूशन मेथड इज इनसॉल्युबल, हीलियम गैस इज इनसॉल्युबल इन द ब्लड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हीलियम जो गैस होता है ये इनसॉल्युबल होता है। कहाँ पे? हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि हम इसको इंस्पायर भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ब्लड में सॉल्युबल ही नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं रेस्पायरोमीटर इज फिल्ड विद द हीलियम पर्सन इंस्पायर्ड थ्रू रेस्पायरोमीटर। जो हमारा रेस्पायरोमीटर है, जिस जो माउथ पीस होता है, उसमें हम क्या करेंगे, हीलियम गैस को फिल्ड कर देंगे। तो जब हम यानी कि इंस्पायर करेंगे तो अंदर हमारे लंग्स में क्या जाएगा, हीलियम गैस चला जाएगा। ठीक है। हीलियम फ्रॉम रेस्पायरोमीटर इंटर द लंग्स एंड स्टार्ट मिक्सिंग विद द एयर इन द लंग्स। जो हमारे लंग्स में एयर है उससे वो हीलियम गैस मिक्स होते जाएगा। ठीक है, यानी मिक्स होगा। आफ्टर फ्यू मिनट ऑफ द ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन ऑफ द हीलियम इन रेस्पायरोमीटर इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हीलियम इन द लंग्स। मैं आपको बता दूं कि जो भी कंसंट्रेशन है हीलियम का, कहाँ पे? रेस्पायरोमीटर में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो लंग्स में हीलियम इंटर कर रहा है उसके कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आफ्टर फ्यू मिनट, जैसे हम रेस्पायरोमीटर के हेल्प से हीलियम को इनहेल करते हैं अपने लंग्स में, तो आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द हीलियम इन रेस्पायरोमीटर वो इक्वल हो जाएगा किसके? हीलियम, कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम इन द लंग्स। ठीक है। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द लंग्स एंड रेस्पायरोमीटर, तो डिटरमाइन फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो हीलियम का मूवमेंट हमारे लंग्स में बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी आइडेंटिफाई करने का? वो है V इंटू C1 माइनस C2 अपॉन C2। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे V, C1 और C2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि C1 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम इन द रेस्पायरोमीटर, यानी जो रेस्पायरोमीटर में हीलियम का कंसंट्रेशन है वो है। फिर सेकंड C2 फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम इन द रेस्पायरोमीटर, यानी कि आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम जो हीलियम का कंसंट्रेशन है कहाँ पे? रेस्पायरोमीटर में, तो वो C2 है। और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम इन रेस्पायरोमीटर जो है वो C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C2 को फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम इन द रेस्पायरोमीटर, जो कि इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो फाइनल यानी कि C2 है वो किसके इक्वल होता है? वो C2 इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम इन द लंग्स। V जो है यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रेस्पायरोमीटर है। ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ हमारा डाटा मैंने यहाँ लिख दिया है, पुट कर दिया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन रेस्पायरोमीटर 5000 है V। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं C1 15% है और C2 जो हमारा 10% है। ठीक है। यदि आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे सम करेंगे तो हमारा 2500 ml फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी निकल कर आएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्लेथिस्मोग्राफ की। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि प्लेथिस्मोग्राफ का हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि प्लेथिस्मोग्राफ का प्रिंसिपल क्या है और प्लेथिस्मोग्राफ किस चीज़ को मेजर करता है। ठीक है। तो प्लेथिस्मोग्राफ सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट या फिर होल बॉडी में जो भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। स्पेशली लिम्स के वॉल्यूम में जो चेंज आता है, लिम्स यानी लोअर लिम्स है या फिर अपर लिम्स है, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं प्लेथिस्मोग्राफ के हेल्प से।
ठीक है। तो प्लेथिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द वेरिएशन इन साइज और वॉल्यूम ऑफ बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी, ठीक है। यानी कि होल बॉडी में जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से, जैसे कि लंग्स हो गया, लोअर लिम्स हो गया, अपर लिम्स या फिर थॉरेक्स। तो हम किसी भी बॉडी पार्ट के वॉल्यूम में चेंज को हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेथिस्मोग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ ऑफ द गैस, ठीक है। हमारा जो बॉयल्स लॉ ऑफ द गैस है क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस है हमारा प्लेथिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये एक गैस एक चैम्बर होता है, ठीक है। ये हमारा प्लेथिस्मोग्राफ का एक चैम्बर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जिस पर्सन या सस्पेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है, चेंज को मेजर करना है, तो इसको हम इसमें प्लेस करते हैं। तो इस टाइप का प्लेथिस्मोग्राफ कुछ होता है, ठीक है। पर्सन ब्रीथ रैपिडली विथ मैक्सिमम फोर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीजेज वेरी मच। तो पर्सन जो है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करेगा, तो जिससे क्या होगा, प्रेशर जो होगा कम हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम फोर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीजेज वेरी मच, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से आप वॉल्यूम को यहाँ पर ले जाइए, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V इज इक्वल टू P2 वॉल्यूम माइनस चेंज इन वॉल्यूम। तो बस प्लेथिस्मोग्राफ में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं वाइटल कैपेसिटी की। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। देखिए, डीप इंस्पायरेशन के बाद जितने हम वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विथ फोर्सफुल, तो उसी को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप उसको आज समझते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, इन फीमेल्स वाइटल कैपेसिटी लेस देन मेल, यानी कि फीमेल में वाइटल कैपेसिटी कम होता है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी इज स्लाइटली मोर इन हैवी बिल्ड पर्सन, ठीक है। जो हैवी पर्सन है, या फिर बोल सकते हैं ओबेस पर्सन है, उसमें थोड़ा, या फिर ज़्यादा टॉल पर्सन है, मतलब जिसका पर्सनालिटी थोड़ा हैवी बिल्ट है, तो उस पर्सन में वाइटल कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मली एडल्ट है वाइटल कैपेसिटी मोर इन स्टैंडिंग पोजीशन देन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। सिटिंग पोजीशन से ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज इन पीपल विथ सेडिमेंट्री जॉब, ठीक है। ऐसा जॉब जो कि सिटिंग जॉब होता है, जैसे कि ऑफिशियल जॉब्स होते हैं, या फिर बैंक वगैरह में जो भी जॉब है, या फिर ऑफिशियल जॉब होता है, वो एक्चुअली सिटिंग जॉब होता है। तो सिटिंग जॉब या फिर सेडिमेंट्री जॉब्स में वाइटल कैपेसिटी जो उस पर्सन या फिर सस्पेक्ट या फिर पेशेंट के हैं, वो कम हो जाता है या फिर कम रहता है जनरली पेशेंट या फिर जनरली पीपल्स है। इट इंक्रीजेज इन पर्सन हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यदि कोई पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है, तो उसका वाइटल कैपेसिटी मोर रहता है, यानी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहता है जो भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है। तो प्ले करने से क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो यदि वो कंटिन्यूअस प्ले कर रहा है, यानी कि अपने लाइफ स्टाइल में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, मतलब कि ऑलवेज, तो उसका वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहता है किससे, नॉर्मल पर्सन से। चलिए अब पैथोलॉजिकल वेरिएशन देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी की वजह से जो पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, यानी कि कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं वाइटल कैपेसिटी, मतलब जिसमें वाइटल कैपेसिटी चेंज होता है। तो किस किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होता है, तो मेनली हम उसी की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाइटल कैपेसिटी एक्चुअली ओवरऑल लंग्स के वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर रहे हैं। कब? जब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, उसके बाद आप कितना फोर्सफुली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर पा रहे हैं। तो आप फर्स्ट हम ये समझेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को कैसे हम इंस्पायर करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करेंगे, फिर उसके बाद हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर किए, फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम को इंस्पायर किए, ये हम 2 इंस्पायर किए, ठीक है। अब एक्सपायरेशन की बात करते हैं। तो एक्सपायरेशन में क्या क्या एक्सपायर करेंगे, सबसे फर्स्ट तो हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे, उसके बाद हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो ये हमारा जो है ERV, IRV और TV, ये तीनों हम इन तीनों किसमें इंक्लूड करते हैं, वाइटल कैपेसिटी में। यानी कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, ठीक है, आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। तो डीप इंस्पायरेशन में हम टाइडल वॉल्यूम को लेंगे और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, और एक्सपायर क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीनों को हम एक्सपायर करते हैं, यानी कि हम वाइटल कैपेसिटी में इन तीनों को इंक्लूड करते हैं, जो मैंने TV, IRV और ERV को लिखा ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली हम ये आपको यहां बताना चाहते हैं कि वाइटल कैपेसिटी हमारे पूरे लंग्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लंग्स के कोई भी डिजीज में वाइटल कैपेसिटी जनरली डिक्रीज होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिजीज हैं। फर्स्ट हमारा अस्थमा, सेकंड एम्फाइसीमा, थर्ड न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, पायोथोरैक्स। देखिए मैं आपको बता दूं, अस्थमा जो होता है ब्रोंकियल अस्थमा, तो इसमें क्या होता है, जो भी लंग्स का एयर पैसेज है वो उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि लंग्स पैसेज जो है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स पैसेज, वो उसका साइज डिक्रीज होता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई का मैक्सिमम एरिया जो होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाता है एम्फाइसीमा में। और अस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंकियल अस्थमा उसमें जो एयर वे के पैसेज हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, मैं आपको बता दूं ये चारों प्लूरल इफ्यूजन के टाइप हैं। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स प्लूरल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि जो प्लूरल कैविटी है विसरल और प्लूरल कैविटी के बीच में जो हमारा प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होता है उसमें न्यूमोथोरैक्स हो जाए, ठीक है, हीमोथोरैक्स हो जाए, हाइड्रोथोरैक्स या फिर पायोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा कि एयर यहाँ पे कंटेन हो जाएगा प्लूरल कैविटी में, हीमोथोरैक्स में ब्लड कंटेन हो जाएगा, और हाइड्रोथोरैक्स में वाटर कंटेन हो जाएगा, और पायोथोरैक्स में पस कंटेन हो जाएगा, कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में। तो ये चारों जो हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये चारों प्लूरल एफ्यूजन के टाइप हैं, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, ये प्लूरल इफ्यूजन के टाइप है चारों। सातवां है हमारा पल्मोनरी एडेमा, यानी कि कोई भी पल्मोनरी या लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर कोई भी मसल्स में एडेमा हो जाए तो उसको हम पल्मोनरी एडेमा बोलते हैं। पल्मोनरी कंजेशंस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, वीकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, ये जितने भी मैंने 11 डिजीज यहाँ पे डिस्कस किया, इन 11 डिजीज में वाइटल कैपेसिटी जनरली डिक्रीज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, यानी कि ये मेनली किसकी बात कर रहा है, वाइटल कैपेसिटी की ही बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले बता दें कि वाइटल कैपेसिटी में भी क्या होता है कि हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करें आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, तो उसी को तो हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसलिए मैंने लिखा है कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी। तो फिर यहां पे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं कि FEV पढ़ने का यहां सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए अब हम बताते हैं FEV का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को हम स्टेज में पढ़ते हैं। देखिए वाइटल कैपेसिटी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपायर आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, ये एक सिंगल स्टेप है, ठीक है, सिंगल स्टेप में हम एक्सपायर करते हैं। लेकिन फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक एक स्टेप वाइज में हम एक्सपायरेशन करते हैं। पहले तो हम डीप इंस्पायरेशन कर लें और फिर जो हम एक्सपायरेशन करते हैं उसको स्टेप वाइज करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, फिर थर्ड सेकंड में हम एक्सपायरेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम FEV1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 1 सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 2 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 3 सेकेंड, इसको FEV3 बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम एक्सपायरेशन तो कर रहे हैं आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, लेकिन कैसा कर रहे हैं,
फोर्सफुली कर रहे हैं, और फोर्सफुली की बात कैसे कर रहे हैं, स्टेप वाइज कर रहे हैं, यानी कि एक एक सेकंड में, यानी डिवाइड करके हम एक्सपायर कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, यानी कि एक साथ, यानी कि सिंगल स्टेप में हम एक्सपायरेशन नहीं करेंगे। यदि सिंगल स्टेप में फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो वो हमारा वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। बट हम यहाँ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी FEV की बात कर रहे हैं। तो FEV में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज एक्सपायरेशन करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। FEV1 में 83% ऑफ टोटल वाइटल कैपेसिटी, जो टोटल वाइटल कैपेसिटी जो कि है टोटल लंग्स कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसका 83% होता है, यानी 83% एयर मतलब बॉडी से एक्सेल होता है। FEV2 में देखिए यहाँ 2 होना चाहिए, FEV2 में 94% एयर रिमूव हो गया, यानी कि एक्सेल हो गया, और FEV3 में 97% टोटल वाइटल कैपेसिटी का, ठीक है। और आफ्टर 3 सेकेंड 100% टोटल वाइटल कैपेसिटी एक्सेल मतलब बॉडी से बाहर चला जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल वाइटल कैपेसिटी में आप ये मत समझिएगा कि जितना लंग्स में एयर है वो सारा 100% कैपेसिटी मतलब बॉडी से या लंग्स से बाहर निकल गया, नहीं। टोटल वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज फंक्शनल एक्सपायरेटरी फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को पढ़ें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में 83% टोटल वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम जो है एक्सेल होता है, सेकंड में 94% टोटल वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम एक्सेल होता है, और थर्ड सेकंड में 97% टोटल वाइटल कैपेसिटी का एयर जो है एक्सेल होता है, और आफ्टर 3 सेकंड 100% एक्सेल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीजेज वेरी मच इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज लाइक अस्थमा एम्फाइसीमा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज और सेकंड है रिस्ट्रक्टिव डिजीज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से, स्पेशली हम इसी पर वीडियो लाएंगे जिसमें हम COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं, COPD, और फिर CRPD, हम मेनली इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए, बस ये समझ लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कैटेगरी में अस्थमा और एम्फाइसीमा आता है, ठीक है। और रिस्ट्रक्टिव डिजीज की कैटेगरी में फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज हो जाता है, वेरी मच डिक्रीज होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। कौन सा डिजीज में? ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के एग्जांपल अस्थमा और एम्फाइसीमा। और एक और बात बता दूं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीजेज, यानी बहुत कम डिक्रीज होता है, डिक्रीज तो होता है बट स्लाइटली डिक्रीजेज। कौन से डिजीज में? रिस्ट्रक्टिव डिजीज, यानी कि कौन सा रिस्ट्रक्टिव डिजीज का एग्जांपल? फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स, ठीक है। डिक्रीज तो इसमें भी होता है बट फोर्स FEV जो हमारा है वो रिस्ट्रक्टिव डिजीज में स्लाइटली डिक्रीज होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है कि टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि 1 मिनट में हम कितना बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किससे? टाइडल वॉल्यूम से। यानी कि 1 मिनट में हम कितना टाइम्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं और नॉर्मल उसको हम नॉर्मल रेस्पिरेशन से जो उसका वॉल्यूम होता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स इन एवरी मिनट। तो नॉर्मली हम लोग 1 मिनट में वॉल्यूम ऑफ एयर कितना लंग्स से इन एंड आउट करते हैं, यानी कितना बार इंस्पायरेशन और कितना बार एक्सपायरेशन करते हैं और कितने अमाउंट में करते हैं। तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है, और कितने टाइम्स करते हैं? 12 टाइम्स। तो टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 रेस्पिरेशन पर मिनट। यानी कि जनरली जो एडल्ट होता है, मेनली हम यहाँ पे एडल्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी चाइल्ड या फिर बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट फिर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मेनली हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो 500 ml इंटू रेस्पिरेटरी रेट 12 इज इक्वल टू 6000 ml पर मिनट या फिर 6 लीटर पर मिनट। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इंक्रीजेज इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन सच एज वॉलंटरी हाइपर वेंटिलेशन। तो देखिए वॉलंटरी हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? इसमें हम मैक्सिमम
इन ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस टाइम हमारा क्या इंक्रीज हो जाता है, रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम, यानी कि रेस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो गया तो उससे हमारा आरआर इंक्रीज हो गया, तो इससे हमारा रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, यानी एक्सरसाइज के दौरान हमारा रेस्पायरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज, दोनों, मतलब हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेने लगते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेल करते हैं और हमारा रेस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इमोशनल कंडीशन में भी हमारा रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम और मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी। तो देखिए मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी क्या होता है, उसी को हम मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम बोलते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय लंग्स फोर्सफुल रेस्पिरेशन पर मिनट, यानी कि मैक्स, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम। रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम में हम क्या करते थे कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर को हम इनहेल करते हैं और नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं इन 1 मिनट, तो जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम, ठीक है। और मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं, यानी कि हमारा टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुँचता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक, और डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुँचता है, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा ये होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय लंग्स, यानी कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन पर मिनट। तो ये कितना इसका वैल्यू होता है 80 to 100 लीटर इन फीमेल में और 150 to 170 लीटर इन मेल में। मैं आपको बता दूं हाइपर वेंटिलेशन दैट मीन्स इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एमबीसी में क्या होता है, मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी में दोनों इंक्रीज होता है, टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पायरेटरी रेट, ये दोनों टर्म इंक्रीज होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी कि जो हमारा देखिए आप हम यहाँ लिखे एमबीसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पायरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ 500 ml नहीं है, ठीक है, ये कोई टाइडल वॉल्यूम यहाँ डायरेक्ट यहाँ 500 ml नहीं होगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी मैक्सिमम हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं, तो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ठीक है। और हम मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हैं, तो हमारा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन मैक्सिमम है और ये एक्सपायरेशन मैक्सिमम है, तो इसको मल्टीप्लाई करें किससे, रेस्पायरेटरी रेट से। तो रेस्पायरेटरी रेट जो हमारा 12 है वो भी इंक्रीज हो जाता है किसमें, एमबीसी में, ठीक है। तो आरआर भी इंक्रीज होता है और टीबी भी इंक्रीज होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है 80 to 100 लीटर पर मिनट फीमेल्स में, और मेल में कितना है 150 to 170 लीटर इन मेल्स में, जैसे कि जबकि रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम का वैल्यू था 6 लीटर पर मिनट, ठीक है, एवरेज होता है 6 लीटर पर मिनट। और मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम या फिर मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी का वैल्यू होता है 80 to 100 लीटर पर मिनट और 150 to 170 लीटर पर मिनट इन मेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो की। तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो क्या होता है, PEFR जिसको बोलते हैं मैक्सिमम एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पायरेशन पर मिनट, दैट मीन्स वाइटल कैपेसिटी पर मिनट। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को हम एक्सहेल करेंगे आफ्टर डीप इंस्पायरेशन पर मिनट, यानी सिंपल सा है, वाइटल कैपेसिटी आपको पता ही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, तो उसमें बस एक टर्म हम और इंक्लूड कर देंगे पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम कितना बार वाइटल कैपेसिटी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा वाइटल कैपेसिटी 1 मिनट का कितना है, वो है 400 लीटर पर मिनट, कितना है 400 लीटर पर मिनट, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम मेनली लंग्स के डिजीज़ को पढ़ेंगे, और लंग्स डिजीज़ को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, COPD और CRPD, यानी ऑब्स्ट्रक्टरी और रिस्ट्रक्टिव डिजीज, ठीक है। तो थैंक यू।